ऐसा कोई था नहीं, एक दो था तो फिर उसको हम रहने दिए। इस बार बस तुम लोग जो है ना बिहार बोर्ड में रिजल्ट थोड़ा मारो ढंग का, ठीक है। नेक्स्ट पिछले बार तो मतलब था ही बहुत बढ़िया, इस बार भी थोड़ा बढ़िया होगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। 4-5 विद्यार्थी है जो ला सकता है नंबर, उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पढ़ो बस, ठीक है। अभी लड़की में कहाँ है लड़की सब, ठीक है, क्या नाम है उसका, शाहीन और हफ्सा, ये लड़की सब भी थोड़ा सा यही सब दिक्कत है, समझ गया ना। मतलब जिस विद्यार्थी के अंदर पोटेंशियल है वो लास्ट समय जब आएगा ना, ठीक है, तो वो गलत डायरेक्शन में घुसेगा, मतलब फालतू की चीजों में चला जाएगा, तो फिर वो बर्बाद है, ठीक है। उसका रिजल्ट अपने आप खराब हो जाएगा। तुम कितना तेज है उससे क्या मतलब है, पढ़ा कितना, एक दिन आओगे 4 दिन घूम रहोगे, थोड़ी कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सब तेजगिरी कहाँ कहाँ से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहला रूल है क्लास डेली आओ, ठीक है ना। डेली क्लास नहीं आओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी देखो जब लास्ट टाइम आएगा ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो वहां पर जाकर के बच्चा डाइवर्ट होता है, तो कौन स्टूडेंट कितना नंबर लाएगा ये हम लोग अंदाजा लगाते हैं बच्चे के लास्ट का 3 महीना का क्या परफॉर्मेंस। अभी तुम कितना तेज है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। हमको उससे मतलब ही नहीं है कि तुम अभी कितना इंटेलिजेंट हो, हमें बस इस बात से मतलब रहेगा कि दिसंबर जनवरी वाला महीना में तुम कितना इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। दिसंबर जनवरी में तुम्हारा जो परफॉर्मेंस रहेगा उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितना नंबर आएगा, और वही होता ही है, सब साल वही होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अंतिम समय आ रहा है, लास्ट समय आ रहा है, धीरे धीरे अंदर की क्षमता को बढ़ाओ। 1 घंटा पढ़ रहा था 2 घंटा पढ़, 3 घंटा पढ़, 4 घंटा पढ़, ठीक है ना। मतलब धीरे 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 बढ़ाओ उसको, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई की तरफ मूव करो, प्रत्येक आदमी पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा मूव करो, ठीक है। कम से कम अब जब हम बिहार बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छा नंबर आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज है, एग्जाम जब नजदीक आता है तो लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। कहावत है ना कि जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है, समझ गया ना। जब स्टूडेंट का मौत आता है ना तो एग्जाम नजदीक आएगा तो वो गलत गलत दिशा में भागेगा, ठीक है। ये रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा होता है ये, ठीक है। चलो तो सब लोग पढ़ो, दिमाग लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वगैरह सब जो रटने के लिए देते हैं, बनाने के लिए देते हैं, उसको बनाते रहो, ठीक है। बाकी इधर तो हो ही रहा है, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन, ठीक है, हम लोग ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले देखो यहाँ पर हमारे लिए कुछ है, ठीक है ना। एक कोट है, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले एक कोट आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा माहौल बन जाता है क्लास का शुरू शुरू में, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, थिंक बिग, बड़ा सोचना है, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने पर विश्वास रखो, ठीक है। एंड मेक इट हैपन, और जो तुम सोच रहे हो उसको पूरा कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछे, ठीक है, कि एक इंसान के अंदर क्या खासियत होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर कोई आदमी सफल होना चाह रहा है तो सबसे पहली तो ये बात है कि ये सफल होने का क्या मतलब है, ठीक है। सेकंड नंबर बात है कि अगर कोई सफल होना चाह रहा है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो देखो मेरा जो मानना है ना, मतलब मैं ऐसा समझता हूं कि सक्सेस का 3 ही मतलब है, ठीक है ना। मतलब जहां तक मैं सोच पाता हूं, ठीक है, मतलब जहां तक मेरा मानना है, और भी सक्सेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। मतलब सक्सेस का मतलब वेरी करता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि सक्सेस का क्या मतलब होना चाहिए, या ऐसा सोच लो कि मैं क्या पाना चाह रहा हूं अपने जीवन में, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ठीक है, सक्सेस का 3 ही मतलब है। और कोई भी लड़का है अगर, लड़की के लिए भी लागू है, लेकिन मेनली अगर कोई लड़का है तो उसके लिए सक्सेस का 3 मतलब है, ठीक है ना। सबसे पहले भाई साहब अपना बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है, ये होना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, सभी लोग सुना होगा, शानदार बॉडी बनाओ, ठीक है ना। बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए प्रत्येक आदमी का। बॉडी स्ट्रांग होने का मतलब सिक्स पैक नहीं है, बॉडी स्ट्रांग होने का मतलब है तुम हेल्दी रहो, ठीक है ना। मतलब सबसे पहला चीज है मेरे हिसाब से। सेकंड नंबर है अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है ना। मतलब एकदम पढ़ाई लिखाई करो तागड़ा लेवल पर, दिमाग को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। और तीसरा बात, ठीक है ना, पैसा कमाओ, ठीक है। पैसा नहीं कमाओ, अंधाधुंध पैसा कमाओ, ठीक है ना। ओनली 3 थिंग्स, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं जीवन में, ठीक है। ये 3 चीज जिसके पास है ना वो दुनिया में सबसे सफल आदमी है, ठीक है। अच्छा खासा हेल्थ होना चाहिए, अच्छा खासा ब्रेन होना चाहिए, अंधाधुंध पैसा होना चाहिए, ठीक है। इससे अलावा दुनिया में और कुछ मत चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये मात्र 3 चीज है। अब फिर ये कैसे होगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि ऐसा तो है नहीं कि सपना देखने से हो जाएगा, तो फिर ये होगा कैसे, ठीक है। क्या स्टेप्स है अगर हम चाहते हैं ये तीनों चीजों को पाना। तो देखो सबसे जो पहला स्टेप है, ठीक है, वो होता है थिंक बिग, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि भाई साहब ये सोचो, ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है, पता है, ये बहुत बड़ा चीज हो गया। इसी को बोलते हैं थिंक बिग, बड़ा लेवल का सोचो, हमें कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना। थिंक बिग। सेकेंड नंबर है वर्क हार्ड। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे बहुत बड़ा करना है
तो उसके लिए बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सोचने से अगर मिल जाता तो सोचने के लिए क्या है, कुछ भी सोच रहे हो। ठीक है, जितना बड़ा तुम सोच रहे हो उतना बड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर लो या तो अपना सपना कम कर लो, बस दो ही चीज है और कुछ नहीं है। जीवन में दो ही चीज है, या तो अपना सपना मतलब अपना मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ा लो, या नहीं तो अपने सपने को थोड़ा सा छोटा कर लो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज है मेरे विचार से। थिंक बिग, कुछ बड़ा सोचो और एकदम रेल पे मेहनत करो, एकदम वर्क हार्ड, और कुछ नहीं चाहिए, कोई स्मार्ट वर्क, कुछ ये कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट टू थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट थिंक बिग एंड द सेकंड इज वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, एकदम शानदार मेहनत करना है। और अगर फिर भी एक चीज और अगर हम जोड़े तो ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ। दुनिया क्या कह रहा है, ठीक है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसका काम है भोंकना, भोंकने दो, किसको क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, दुनिया कुछ भी कह रहा है, हम काम करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सर झुकाओ, काम करो। अगर लोग तुमको गाली दे रहा है, सर झुकाओ, काम करो। अगर तुम बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, लोग तुम्हारा तारीफ कर रहा है, सर झुकाओ, काम करो। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने से। सफल होने का एक ही मंत्र है, सर झुकाओ, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो भी अपने अलावा दूसरे का सोचता है वो फिर सोचने लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। ठीक है, तो मेरे विचार से ये मतलब था, बाकी मैंने बता दिया। चलो ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर मान लो कि हमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत है। ठीक है, और उसमें 3 टूल्स है। कितने टूल्स है? 3, जिसमें सबसे पहला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हम पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सिंपल सा मतलब था कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनकी जरूरत डीएनए को काटने के लिए होता है। ठीक है, तो डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर हमने जाना था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम है एक्सोन्यूक्लियेज और उसके बाद एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज जो डीएनए को साइड से यानी कि एंड से काटता है, और एंडोन्यूक्लियेज का मतलब होता है कि वैसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सेंटर पर से काटता है। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट्स को काट रहा है, ठीक है, तो वहां पर स्टिकी इंडो वगैरह नाम का कोई चीज बनता है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 3 टूल्स थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब ये क्लोनिंग वेक्टर का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बताया हुआ था, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये डीएनए का टुकड़ा है। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है जो मुझे चाहिए, यानी कि जिसकी हमें जरूरत है, यानी कि इसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारे काम का जीन है, मान लो वो हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि ये हमारे पास एक होस्ट है। क्या है हमारे पास? होस्ट है। ठीक है, होस्ट होने का मतलब है कि ये जो जीन है इसको हमें इसके शरीर में डालना है। ठीक है, तो ये कैसे डलाएगा? तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको काटना था, यानी कि ये जो जीन है हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी डीएनए से मिला होगा, तो हमने क्या किया, डीएनए को काट करके ये जीन ले लिया। ठीक है, अब ये जीन है तो डायरेक्ट ये होस्ट में नहीं जाएगा, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ता है एक व्हीकल का। व्हीकल का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो कि हम शहर घाट में हैं, ठीक है, और मुझे अपने घर जाना है, तो मुझे क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए जो मुझे बैठाए और अपने घर पे छोड़ दे। उसी तरीके से अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ जीन है और ये होस्ट है, और अगर हम चाहते हैं कि जीन होस्ट के बॉडी में चला जाए, तो यहाँ पे जरूरत पड़ता है एक व्हीकल का, एक गाड़ी जैसी चीज का, जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोनिंग वेक्टर लेंगे। ठीक है, मान लो ये क्लोनिंग वेक्टर है, सीबी मतलब क्लोनिंग वेक्टर, ये क्लोनिंग वेक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जीन है ना, ठीक है, ये जो जीन है ना, इसको हम लोग इस क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ेंगे। ठीक है, इस क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ेंगे। तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया, इस जीन को यहाँ पे जोड़ दिया, इस क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ दिया। ये जो पीला वाला है ये वाला जीन है। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो वेक्टर है ये चला जाएगा होस्ट के बॉडी में, इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है ना, और जब होस्ट के बॉडी में इसको हम लोग डाल देंगे, तब ये जाकर के वहां पर रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने का मतलब होगा कि अपनी संख्या बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई साहब क्लोनिंग वेक्टर क्या है, तो देखो हमको इजीली समझ में आ रहा है क्लोनिंग वेक्टर, कि क्लोनिंग वेक्टर एक तरीके का डीएनए है। ठीक है, याद रखो, ये जो क्लोनिंग वेक्टर है ना, ये ऐसा नहीं है कि बाइक वाइक जैसा कोई चीज है भाई, ये भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल ही होता है, जो किसी दूसरे डीएनए को पकड़ के किसी होस्ट में डालता है। ठीक है, और वहां पे जाकर के वो रेप्लिकेट करेगा। ये बात याद रखना है। तो क्या मतलब हुआ क्लोनिंग वेक्टर का?
समझ में आ रहा है सब लोगों को? तुम लोग समझ रही है? समझ रहा है ना तुम लोग? क्लोनिंग फैक्टर किसको बोलेंगे? तो क्लोनिंग फैक्टर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो किसी दूसरे जीन को अपने साथ जोड़ता है और फिर उसको होस्ट के शरीर में डाल देता है और वहां पे जाकर वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो ये हुआ क्लोनिंग फैक्टर। तो देख लो, क्लोनिंग फैक्टर क्या है? एक तरीके का क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी कि क्लोनिंग फैक्टर एक तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करता है और रेप्लिकेट करता है इनसाइड द होस्ट सेल, यानी कि जब ये होस्ट के अंदर में चला जाएगा तो वहां क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। अब इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड क्लोनिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। बैक्टीरियोफेज क्लोनिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और एक और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिड। क्या बोलते हैं? कॉस्मिड। ये कॉस्मिड भी क्लोनिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछेगा ये प्लाज्मिड क्या है, तो हम तो जान रहे हैं ना प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड है ये क्या है? ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। कौन सा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है, जनरली बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड एक तरीके का सर्कुलर डीएनए है। जैसे इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए इसको बोलते हैं। और इसके अलावा भी ये सर्कुलर डीएनए है, गोल गोल डीएनए, इसका नाम है प्लाज्मिड। तो अगर प्लाज्मिड हमसे कोई पूछे क्या होता है, तो प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, मतलब मेन क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए है, ठीक है, मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए है गोल गोल, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, जो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। उसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो हम जान रहे हैं ना, बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस है, ठीक है। और कैसा वायरस है? डीएनए वायरस, यानी इसके पास डीएनए होता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस है, एक तरीके का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है, जो क्या करेगा? किसी दूसरे बैक्टीरिया को बीमारी फैलाएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। यानी अगर मान लो कि कोई बैक्टीरिया है और उसमें हम बैक्टीरियोफेज को डाल दिए, तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, उसको मार देगा, ठीक है। हमारा गंगा का जल है ना, गंगा का पानी, ठीक है, वो क्यों नहीं खराब होता है कभी? ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। ये बात याद रखना। हमारा जो गंगा रिवर है उसके पानी में बहुत बड़ी संख्या में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उस पानी में बैक्टीरिया लगता है, बैक्टीरियोफेज उसको खा जाता है। तो जब बैक्टीरिया पानी में बढ़ेगा ही नहीं, तो पानी बदबू कैसे करेगा? ठीक है। तो यही कारण है कि गंगा नदी में, मतलब गंगा नदी के पानी में कभी भी स्मेल, मतलब गंदा स्मेल, बदबू वगैरह टाइप का नहीं आता है, ठीक है। उसमें कोई भगवान वाला खेला नहीं है, उसमें बैक्टीरियोफेज है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो देखो ये जो 3-4 एग्जांपल है वो क्लोनिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो मेरे विचार से सभी लोगों को क्लोनिंग फैक्टर समझ में आया होगा कि क्लोनिंग फैक्टर एक तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है और होस्ट के शरीर में डालता है और फिर वहां जाकर के वो रेप्लिकेट करता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो सुनो, तो अभी हम बताए हैं इस दोनों के बारे में, ठीक है, कि प्लाज्मिड हो सकते हैं और क्या हो सकता है? बैक्टीरियोफेज हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मिड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये बात हम बोले हैं, ठीक है। और इसके पास कॉपी की क्षमता होती है, मतलब कि कितना कॉपी बना सकता है। तो बैक्टीरियोफेज के पास बहुत ही बड़ी संख्या, मतलब हाई नंबर परसेंट होता है इसका कॉपी की, अगर हम बात करें, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कहानी समझो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये होस्ट सेल है, ठीक है, ये क्या है? होस्ट सेल। और इसके बाहर में यहां पर हमारे पास था क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। और इस क्लोनिंग वेक्टर में हम क्या किए हुए थे? एक डीएनए को जोड़ के रखे हुए थे, यही था ना, यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको यहाँ पे जोड़ करके रखे हुए थे। अब हम क्या करेंगे? इसको डाल देंगे इस होस्ट के बॉडी में। कहां पे डाल देंगे? होस्ट के बॉडी में। मान लो कि ये होस्ट के बॉडी में आ गया। किसके बॉडी में आ गया? होस्ट के बॉडी में आ गया। तो जब ये होस्ट के बॉडी में आ जाएगा तब क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा। अब देखो ये तुम्हारा क्या है? ये प्लाज्मिड है, मान लो हम ऐसा मान लेंगे ये प्लाज्मिड है, यानी कि एक तरीके का वेक्टर है। अब जब ये होस्ट के बॉडी में चला जाएगा तो ये जो तुम्हारा वेक्टर है ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो मान लो प्लाज्मिड का संख्या 50 हो गया, पहले एक था 50 हो गया, तो जब प्लाज्मिड 50 हो गया तो इसमें जो डीएनए या जीन जुड़ा हुआ है वो भी 50 हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई करता है होस्ट के बॉडी में तो उसके साथ जो डीएनए जुड़ा हुआ है ना वो भी अपनी संख्या को बढ़ाता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। यानी कि जब होस्ट के बॉडी में ये चला जाएगा वेक्टर, ठीक है, तो जब वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा तो उसके साथ साथ उसमें जो डीएनए जुड़ा हुआ है वो भी क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए का संख्या बढ़ता है होस्ट के बॉडी में। तो बहुत नॉर्मल बात था, याद रखना है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब अगला हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अगला चीज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या ऐसा बोल दो कि फीचर्स, ठीक है ना। इसका क्या क्या फीचर्स है? फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। देखो कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है ना
तो उसके पास एक विशेष गुण होता है, उसके पास कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या फीचर हो सकता है, क्या क्या फीचर्स हो सकता है एक क्लोनिंग वेक्टर में, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कहानी, ये पिक्चर देखो, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये क्लोनिंग वेक्टर है और इसका नाम है प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, समझ गया ना, ठीक है। और इसका नाम है PBr322, ये वेक्टर का नाम है, क्लोनिंग वेक्टर का नाम है, ठीक है, PBr322। यहां पर जो P है, P का मतलब है प्लाज्मिड, P मतलब, और ये जो BR है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। एक B से अलग साइंटिस्ट है, R से अलग साइंटिस्ट है। ये दोनों वो साइंटिस्ट है जो इसके बारे में बताया था, मतलब प्लाज्मिड वाला जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके बारे में बहुत सारा बात बताया था। तो PBR, P मतलब प्लाज्मिड, BR मतलब साइंटिस्ट का नाम, और 322 रैंक वगैरह कुछ है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो PBr322 एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का क्लोनिंग वेक्टर है, ये बात याद रखना है, ठीक है। और ये ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है, याद रखना है, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये AMP क्या है, TET क्या है, BAMHI क्या है, ठीक है ना, ये HIND3 क्या है, HIND3 क्या है। तो अगर तुम लोगों ने कल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला मतलब लेक्चर रिवाइज किया होगा तो याद होगा, ये सब जो है ना, ये क्या है, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। किसका नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो देखो सबसे जो पहला फीचर है वो है कि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। कल हम बताए हुए थे कि जैसे मान लो, जैसे इसको देखो, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है, ठीक है, मतलब ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, यहां पर हम डीएनए जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम डीएनए को कहीं भी जोड़ देंगे, ठीक है। डीएनए को कहां जोड़ना रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो ये रेप्लिकेट ही नहीं करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना पिछले क्लास में, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, कि डीएनए का वो सीक्वेंस जहां से डीएनए रेप्लिकेशन चालू होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर मान लो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाएगा ही नहीं। तो उसी तरीके से जितना भी क्लोनिंग वेक्टर है उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हम लोग डीएनए को जोड़ेंगे कहां, ठीक है। तो याद रखना है पहला फीचर क्या, कि प्रत्येक क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। और हम लोग एलियन डीएनए को उसी ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर जोड़ेंगे, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए सभी लोगों के पास। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है, ये बात याद रखना है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। बाकी इसको हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं, ORI, ठीक है। दूसरा होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, ये थोड़ा सा टफ चीज है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता रहता है सिलेक्टेबल मार्कर, लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है, हम है तो आ जाएगा समझ में। इसके बारे में हम विशेष बात करेंगे, इसी को बोलते हैं मार्कर जीन। तीसरा चाहिए क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट। अगला चाहिए वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन। और ये 4 फीचर्स है जो होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के पास, ये बात याद रखना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट और वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स, ठीक है। अब देखो ये जितना भी चीज है ना इसको याद रखना है, इसकी PBr322 के बारे में, ठीक है। आई थिंक बिहार बोर्ड कभी न कभी ये क्वेश्चन पूछा होगा 2 नंबर में, देख लेना अगर क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ पूछ देगा कि PBr322 का डायग्राम बनाओ, ठीक है, और उसमें जितना भी साइट है उस सबको लेवल करो, तो इसको रट लेना बस PBr322 को, तो 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। बाकी अभी समझ में आ जाएगा AMP TET ये क्या है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर के कितने फीचर्स, 3-4 फीचर्स हैं, ठीक है। उसमें ORI होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर थोड़ा सा हमको टफ लग सकता है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले ORI के बारे में बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं ना कि ये डीएनए का ऐसा सीक्वेंस है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये बात याद रखना है। हम जो बाहर से डीएनए को लिंक करेंगे वो कहां पे लिंक करेंगे, ORI पर लिंक करेंगे, ताकि वो होस्ट सेल में क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। ये बात याद रखना है। अब देखो सुनो, ORI का एक और काम है, जैसे मान लो कि वो होस्ट के बॉडी में गया, मतलब हम जो क्लोनिंग वेक्टर को जोड़े हुए हैं, मतलब क्लोनिंग वेक्टर है हमारे पास, उसमें डीएनए को जोड़े हैं, अब उसको हम होस्ट में डाल दिए, तो होस्ट में जाकर के वो रेप्लिकेट करेगा, तो कितना कॉपी बनाएगा, यानी कि अपना कितना संख्या को बढ़ाएगा, तो इस बात को भी ये कंट्रोल कर सकता है ORI। तो ये बात याद रखना है, जो ORI है इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर,
ऑफ लिंक्ड डीएनए, यानी जो डीएनए हम जोड़े हुए हैं वो कितना कॉपी करेगा, इसकी संख्या को भी कंट्रोल करता है ओआरआई। तो ये बात याद रखना है। तो ये हो गया ओआरआई के बारे में। किसके बारे में? ओआरआई के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, अगले दिन हम लोग बात करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। ठीक है, यानी कि कल हम लोग क्लोनिंग वेक्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, अब तो जो क्लोनिंग वेक्टर अगर हमारा कल खत्म हो जाए ना, तो 2-3 दिन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि आज कौन सा दिन है? थर्सडे है। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी है, यानी कि फ्राइडे को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर खत्म कर देंगे, और सैटरडे को रक्षाबंधन है, दूसरी छुट्टी रहेगा। संडे को टेस्ट होगा, याद रखना है प्रत्येक लोगों को। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे तक हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ट्यूसडे तक आई थिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी खत्म है, उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले चैप्टर पाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। कल हम क्या करेंगे? कल नहीं तो जब ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर खत्म हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट वगैरह में, चाहे बिहार बोर्ड में, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। अभी थोड़ा सा हम एक और चीज सोच रहे हैं, क्या? जैसे मान लो कि हम जो जो चैप्टर अभी तक पढ़ा चुके हैं, बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा देते हैं क्या? ठीक है, मतलब टॉप 100 ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दिस चैप्टर। जैसे मान लो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसका पूरा प्रैक्टिस करवा देते हैं। सब लोग वीडियो देख लोगे, ठीक है, एकदम बवाल हो जाएगा। या नहीं तो क्लासे में करा देंगे कभी समय निकाल के। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है संडे के दिन में 2-3 घंटा लगातार सब आदमी बैठो, हो जाएगा प्रैक्टिस। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में कर देंगे। ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन में भी हमको इसी तरीके से याद हो जाएगा, तो काफी नंबर हमारा बूम कर जाएगा। ठीक है ना, और इसी वीडियो को लास्ट में देख लोगे, जब एग्जाम नजदीक रहेगा 1-2 महीना आने, तो उस टाइम पर भी एक सीरीज चला देंगे। ठीक है ना, तो एक ये काम करना है। उसके बाद हम ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वन शॉट टाइप का हो जाए, रिवीजन टाइप का। ठीक है ना, देख लेते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन हमारा दिमाग इससे काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नोट कर लो जल्दी जल्दी। समय बचा हुआ है ना हमारे पास? हाँ है, 8-9 मिनट है, इसको नोट करो।